Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss some important terms on heating effect of current from second unit of third chapter, heating effect of current. Our first important term is fuse wire. Short question is asked, so we will discuss the important points regarding that. First one is fuse wire. So first question comes in our mind is what is fuse wire? So it is a safety device to protect electrical circuit in our house. सभी ने देखा होगा, सभी के घरों में एक सेफ्टी डिवाइस लगा होता है। मेन जो स्विच बोर्ड होता है वहां पे एक फ्यूज वायर लगा होता है। आजकल जो एमसीबीज होती हैं उसमें इनबिल्ट टर्म्स में होता है, वो अपने आप ट्रिप कर जाती है हाई करंट अगर पास होता है। टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सर्किट इन आवर हाउस बाय पासिंग हाई करंट। अगर ज्यादा करंट हमारी सर्किट में आ रहा है तो इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, हमारी जो वायर है उसके बर्निंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहां पे एक डिवाइस यूज करते हैं स्टार्टिंग में ही मीटर के पास में, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फ्यूज वायर बोलते हैं, फ्यूज बोलते हैं सिंपली। बेसिकली ये जो बना होता है वो टिन और लेड से बना होता है। टिन होता है 63% एंड लेड होता है 37%। वैसे तो हम कोई भी वायर लगा देते हैं वहां पे, बट बेसिक जो है, जो कंसेप्ट है वो टिन और लेड से बना हुआ होता है। अब उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तभी हम लेके आते हैं। तो इसमें जो होगा वो हाई रेजिस्टिविटी होती है, यानी इसका रेजिस्टेंस थोड़ा हाई होता है, बट लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा अगर इसमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुई तो, इसलिए टिन और लेड का मिक्सअप किया जाता है। हाई रेजिस्टिविटी का मतलब इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा बाकी वायर के कंपैरिजन में, तभी तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और ये हीट प्रोड्यूस होगी तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट इनकम्प्लीट होगी, जो एक्स्ट्रा करंट होगा, लार्ज करंट होगा, वो सर्किट में पास नहीं हो पाएगा। हमारी घर की वायरिंग जो है वो प्रोटेक्ट कर लेगी। ये भी रेटिंग्स के अकॉर्डिंग मिलता है मार्केट में। आप फ्यूज लेने जाओगे तो वो आपसे पूछेगा कितने लोड के लिए दें, कि आपके घरों में, किसी घरों में ज्यादा हैवी मशीनरी होती है तो ज्यादा लोड का फ्यूज वायर लगाना चाहिए, क्योंकि उसने अगर कम का लगाया तो जल्दी जल्दी बर्न होता रहेगा, उसे बार बार लगाना पड़ेगा। और इतना भी नहीं है कि हमें चाहिए 5 एम्पियर तक का और हम लगा दें 15 एम्पियर तक का, तो इसका मतलब बाकी सारी वायर फोकस बर्न हो जाएंगी और आपका फ्यूज वायर सेफ रह जाएगा। तो ऐसा भी नहीं चाहिए हमें। तो हमें पर्टिकुलर ही चाहिए, जितना आपकी मैक्सिमम पावर कंजप्शन है घर में उतने का ही हम फ्यूज वायर लगाते हैं। उससे ज्यादा अगर करंट पास होता है इसका मतलब फ्यूज ब्लोन हो जाना चाहिए, बर्न हो जाना चाहिए, तभी हमारी वायरिंग जो होगी घरों में वो सेफ रहेगी। इसको हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। जो भी सर्किट होगी उसके कैसे होगा, सीरीज में। सीरीज में होगा तभी तो करंट की सप्लाई को मेंटेन करेगा और बर्न हो जाएगा अगर ज्यादा करंट आ रहा है तो ये तो फ्यूज वायर के रिगार्डिंग। इसमें से कुछ भी टर्म्स आपसे पूछे जा सकती है। बेसिकली हाई रेजिस्टिविटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट, ये जरूर याद रखेंगे। जल्दी से मेल्ट होना चाहिए, अदरवाइज कोई काम का नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट के पास में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, हमारा जो हीटर होता है उसमें एक स्प्रिंग टाइप की स्ट्रक्चर होती है बेसिकली, जो हीट अप होती है और हमें हीट प्रोड्यूस करती है। या हमारी जो इमर्जन रोड होती है उसमें भी हीटर, जो हमारा गीजर होता है उसमें भी हीटिंग एलिमेंट लगा होता है जो गर्म होता है। आयरन होती है उसमें भी हीटिंग एलिमेंट होता है। तो उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो बेसिकली वो हमें हीट प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करना है, हीट में। तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। इसलिए जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, जो स्प्रिंग वगैरह हीटर में हम यूज करते हैं, वो किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है बेसिकली। तो उसकी रेजिस्टिविटी, एलॉयज होती है नाइक्रोम, उसमें हाई रेजिस्टिविटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है।
ध्यान रखेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने हीटर चलाया और ऐसा मेटेरियल यूज कर लिया जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज आप यूज कर लो, तो जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा वो बर्न हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हीटिंग एलिमेंट में रेजिस्टिविटी तो हाई होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, जल्दी से वो मेल्ट नहीं होना चाहिए, तभी तो हमें हीट प्रोड्यूस करता रहेगा कंटिन्यूसली। तो हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट किससे मिलके बना होगा ये? बेसिकली नाइक्रोम से। और ये ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, नेवर ऑक्सीडाइज विद ऑक्सीजन। O2 इसका मतलब हम घरों में हीटर चला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गर्म हो और हवा के साथ में कोई रिएक्ट कर ले और कोई पॉइजनस गैस क्रिएट कर ले। इसका मतलब कोई ऑक्सीडाइजेशन नहीं होनी चाहिए, उसकी ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए इन मीन वाइल ऑफ बर्निंग और गिविंग अस द हीट इफेक्ट। तो इसलिए कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए जिस मेटल को हम यूज कर रहे होंगे। तो ये था बेसिक ऑफ हीटिंग एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, हीटिंग इफेक्ट is applicable for both AC and DC। यहाँ पे ये नहीं है करंट होना चाहिए, चाहे वो AC से मिले, अल्टरनेटिंग करंट मिले, या डायरेक्ट बैटरी या सोर्स से मिले, हमें DC करंट मिले, दोनों के लिए हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? अप्लीकेबल होता है। इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट हमें दोनों केसेस से मिलेगा, AC एंड DC से। तो इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट होता है बल्ब रेटिंग। इससे रिलेटेड हमारे पास में काफी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये टर्म्स होती क्या है, बल्ब रेटिंग होता क्या है। तो रेटिंग का मतलब होता है किसी चीज पे कोई मार्किंग होना। जैसे हम मार्केट से बल्ब लेने जाते हैं तो उसको बोलते हैं हमें 100 वोल्ट का बल्ब चाहिए, या 200 वोल्ट का बल्ब चाहिए, 300 वोल्ट का बल्ब चाहिए। उसके साथ में जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके ऊपर पावर लिखी है उसकी, और दूसरा लिखा होता है उसके पास में वोल्टेज की, वो एक्चुअली कितने वोल्टेज पे इफेक्टिवली काम करेगा। तो इसको बल्ब रेटिंग भी बोलते हैं और दूसरा पावर रेटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दो चीजें मिलेंगी, एक उसकी पावर और एक वोल्टेज। जैसे 100 वोल्ट लिखा होगा और 220 वोल्ट लिखा होगा, तो इसको हम बोलते हैं पावर रेटिंग, ठीक है, या बल्ब रेटिंग। तो आपको दो चीजें मार्किंग में एडवांस में मिलती हैं बल्ब पे। तो यहां से ही आप बिना उसको अटैच किए इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसका रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने पढ़ा था V² R। तो हमें रेजिस्टेंस यूज करना है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होगा? V² P। तो V कितना था यहाँ पे अगर देखें 220 इंटू 220 अपॉन में 100, तो 100 00 कैंसिल आउट हो गया, 22 इंटू 22 484 ओम। इसका मतलब 100 वोल्ट का जो बल्ब होता है उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? 484 ओम। अगर मैं 200 वोल्ट का बल्ब लेके आता 200, तो यहाँ पे पावर सेम थी, 200 होता तो इससे क्या होता जाता? तो जितनी पावर का हम बल्ब लेके आते हैं उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। हमेशा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही यूज करेंगे आप कैलकुलेट करने के लिए, R इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन में पावर। यहीं से हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ध्यान रखेंगे जितना ज्यादा पावर का होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। बल्ब में जो हमें फिलामेंट मिलता है ये भी हीटिंग इफेक्ट के ऊपर ही काम करता है। बल्ब यहाँ पे बल्ब होता है, ग्लास एनवलप होता है, उसके अंदर एक वायर होता है जो किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का। उसके अंदर इनर्ट गैसेस फिल होती हैं। ग्लास सरफेस पे जो बल्ब होता है उसके अंदर इनर्ट गैसेस होती हैं। क्यों होती है इनर्ट गैसेस? क्योंकि वो टंगस्टन जब हाईली हमें रेडिएशन प्रोवाइड करता है हीट प्रोड्यूस होके, तो वो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, इसलिए उसमें इनर्ट गैसेस फिल की जाती हैं ताकि रिएक्शन ना हो। तो इसका मतलब टंगस्टन फिलामेंट है वो इतना ज्यादा हीटअप होता है कि उससे जो रेडिएशंस निकलती हैं उससे हमें हीटिंग इफेक्ट भी मिलता है, प्लस हमें रेडिएशन मिलती है इनविजिबल स्पेक्ट्रम, यानी हमें देखने में भी हेल्प मिलती है। लेकिन यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग यानी टंगस्टन के अकॉर्डिंग हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है और विजिबल रीजन जो आता है वो थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है। इसलिए आजकल एलईडी टाइप्स आते हैं जिसमें विजिबल स्पेक्ट्रम ज्यादा होता है, हीटिंग इफेक्ट कम होता है। बल्ब जो थे वो पहले गर्म ज्यादा होते थे, आजकल जो एलईडीज होती है वो हीटिंग इफेक्ट कम होती है।
जिस पर्पज के लिए लाइट प्रोड्यूस करने की, तो लाइट ज्यादा देती है, हीट कम देती है। अदरवाइज जो बेसिक बल्ब होते हैं उनमें टंगस्टन फिलामेंट होता है जो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट और है, एक दो छोटे छोटे से देखेंगे इसको ध्यान से। अगर मैं बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करता हूं, फिफ्थ पॉइंट सीरीज, और दूसरा है पैरेलल। हमारे घरों में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, पैरेलल में होते हैं। ठीक है, सीरीज में हम जैसे देखते हैं कहीं पे कि कोई मैरिज वगैरह है तो उसके गेट के ऊपर जो एक बल्ब, दो बल्ब, तीन बल्ब ऐसे लगातार लगे हुए होते हैं, वैसे बल्ब जो होते हैं वो कंटिन्यूसली कैसे होते हैं, सीरीज के टर्म्स में। तो यहाँ पे पैरेलल में हमारे घरों में अगर हम बात करें, हाउस होल्ड में सारी डिवाइसेस ऐसे ही कनेक्टेड होती हैं घरों में, पैरेलल कनेक्शंस में। अगर पैरेलल में मैं बल्ब लगा रहा हूं, ठीक है, एक 100 वोल्ट का है, एक 200 वोल्ट का है, एक 500 वोल्ट का है, मुझे बताओ सबसे ज्यादा ग्लो जो होगा, जो हमें लाइट प्रोड्यूस करेगा, वो कौन सा बल्ब होगा। तो यहाँ पे हमने अभी देखा जिसका रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे देखें R इज इक्वल टू कितना था, V स्क्वायर अपॉन में P था। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल सी टर्म्स देखते हैं, P इज इक्वल टू कितना था, V स्क्वायर अपॉन में R, पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। V क्यों यूज कर रहा हूँ, पैरेलल में, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इसलिए पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो ये तो सेम ही है सभी के थ्रू, 100 वोल्ट के थ्रू भी 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, इसके थ्रू भी, इसके थ्रू भी, तो ये तो कांस्टेंट है। सो मैं क्या कह सकता हूँ, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके अक्रॉस पावर क्या मिलेगी, हमें ज्यादा मिलेगी इन केस ऑफ पैरेलल। तो अभी देखा हमने रेजिस्टेंस किसका कम मिलेगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी। तो इन तीनों में हमें डायरेक्टली देखने से मिल जाता है कि इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो सबसे कम होगा। रेजिस्टेंस कम है तो पावर डिलीवर्ड जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा इस केस में। तो इसका मतलब जो 500 वोल्ट का बल्ब होगा वो हमें सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा लाइट प्रोवाइड करेगा। जो कम वोल्ट का वो हमें कम लाइट प्रोवाइड करेगा। होता भी वही है, घरों में हम अगर एलईडी लेके आते हैं या कोई बल्ब लगाते हैं 200 वोल्ट का, वो हमें ज्यादा लाइट प्रोवाइड करता है, 25 वोल्ट का वो हमें कम प्रोवाइड करता है, क्योंकि घरों में पैरेलल कनेक्शंस होते हैं। सीरीज में क्या होगा, करंट सेम होता है, करंट सेम। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी किसका लगाना चाहिए हमें, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू में R। वोल्टेज का नहीं लगेगा, करंट सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पावर ज्यादा मिलेगा। रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस ज्यादा होगा, जिसका यहाँ पे रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, जिसकी पावर कम होगी। तो इसका मतलब इन तीनों में यहाँ पे देखा जाए तो 100 वोल्ट का जो बल्ब होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, सो पावर डिलीवर्ड इन विजिबल स्पेक्ट्रम इज मोर देन अदर बल्ब्स। तो इसका मतलब सीरीज में जो कम वोल्ट का होगा उसकी पावर ज्यादा होगी, और पैरेलल में जिसकी पावर ज्यादा होगी वो हमें ज्यादा लाइट प्रोवाइड करेगा। तो ये इसके बेसिक कंसेप्ट है। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, अगर सीरीज में एक भी बल्ब, क्योंकि सीरीज में कैसे लगा होगा, ये बल्ब होगा, ये बल्ब होगा, ये बल्ब होगा, ऐसे बल्ब लगे होंगे। अगर एक भी बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे ये वायर जो होगा वो डिस्कनेक्टेड होगा, आगे करंट की सप्लाई नहीं मिलेगी। तो सीरीज में अगर एक भी बल्ब वहां पे फ्यूज हुआ तो कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सीरीज में अगर एक भी बल्ब खराब हो जाता है तो कोई भी ग्लो नहीं करेगा, सारे के सारे सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगी, करंट पास नहीं होगा। जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं है, हमारे घर में एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, इसका मतलब बाकी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। वहां पे कैसे कनेक्शंस होते हैं, यहाँ पे पैरेलल, ये एक बल्ब था सर्किट में, ये दूसरा बल्ब था, ये तीसरा होगा, यहाँ पे सोर्स कोई मिल रहा होगा हमें। तो एक अगर खराब हो जाता है तो इसका मतलब दूसरे के पार्ट में कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये कौन सा था, पैरेलल कनेक्शंस के बारे में। तो ये बेसिक टर्म्स थी, टर्मिनोलॉजी थी, जो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड काम करती है। ये न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इन चीजों से। तो इस बेसिक टर्म्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करो। थैंक यू।